हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम आपके जो सेकंड यूनिट है उस और चैप्टर नंबर 7 है इसके बारे में बात कर रहे थे। और आज हमारे चैप्टर नंबर 7 का लास्ट टॉपिक रहने वाला है और आज अपन चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट कर लेंगे और फिर आपका जो यूनिट नंबर सेकंड में चैप्टर नंबर 8 है उसको भी कंप्लीट आपको करवाया जाएगा, जिससे कि आपके जो कंप्लीट यूनिट नंबर सेकंड है वो तैयार हो जाएगी। देखिए लास्ट क्लास में हम अनिश्चित समाकल या प्रति अवकलज या पूर्वक के बारे में हमने कल बात की थी। अनिश्चित समाकल क्या होता है कि माना एक से संबद्ध प्रदेश डी में एफ जेड विश्लेषिक फलन है, तब एक फलन कैपिटल एफ जेड फलन स्मॉल एफ जेड का अनिश्चित समाकल या प्रति अवकलज या पूर्वक कहलाता है यदि कैपिटल एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषिक हो तथा एफ डैश जेड बराबर स्मॉल एफ जेड हो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी। ये कल मैंने डेफिनेशन बताई थी और इसके बाद एक थ्योरम प्रूफ भी करवाई थी। उसका हाफ पार्ट थ्योरम ये थी कि माना एक से संबद्ध प्रदेश डी में फलन एफ जेड के अनिश्चित समाकल कैपिटल एफ जेड रखने की आवश्यक और पर्याप्त शर्त यह है कि फलन स्मॉल एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषिक हो तथा एफ डैश जेड बराबर स्मॉल एफ जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी। ये था, तो ये हमने आवश्यक और पर्याप्त शर्त प्रूफ कर ली थी कंप्लीट। और उसके बाद इस थ्योरम में एक छोटा सा स्टेटमेंट और था और मैंने ये बोला था कि इसको नेक्स्ट क्लास में प्रूव करवाया जाएगा। स्टेटमेंट ये था कि किन्हीं दो अनिश्चित समाकलनों के मध्य एक अचर का अंतर होता है। तो आज अपन इस वाली बात को प्रूव करेंगे कि किन्हीं दो अनिश्चित समाकलनों के मध्य एक अचर का अंतर होता है। तो स्टेटमेंट ये है, इसी थ्योरम का स्टेटमेंट है ये कि किन्हीं दो अनिश्चित समाकलों के मध्य एक अचर का अंतर होता है। एक अचर का अंतर होता है, ये वाली बात हमें प्रूफ करनी है। तो ये आपके जो थ्योरम है उसका पार्ट सेकंड है, इसको अपन प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि थ्योरम में सबसे पहले जो चीज दी हुई होती है वो हम मान लेते हैं। तो हम मान लेंगे दो अनिश्चित समाकल कि माना फलन एफ जेड के दो अनिश्चित समाकल क्या क्या मान लेंगे। एक तो मान लेंगे कैपिटल एफ जेड है और एक मान लेंगे फाई जेड। तो कैपिटल एफ जेड तथा फाई जेड है, ये चीज हमने मान ली। तो अनिश्चित समाकलन की परिभाषा से एफ डैश जेड बराबर क्या हो जाएगा, एफ डैश जेड बराबर एफ जेड और फाई डैश जेड बराबर क्या हो जाएगा, फाई डैश जेड बराबर एफ जेड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लास्ट थ्योरम में हमने प्रूफ में इक्वेशंस 5 तक यूज कर ली थी, तो इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 6 और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 7। अब हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों के मध्य यानी फाई डैश जेड फाई जेड एफ जेड और फाई जेड के मध्य अचर का अंतर होता है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इक्वेशन 6 एंड 7, तो समीकरण 6 व 7 से समीकरण 6 और 7 में आप देखेंगे कि दोनों के RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होंगे। तो एफ डैश जेड बराबर फाई डैश जेड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, पक्षांतरण किया तो एफ डैश जेड माइनस फाई डैश जेड बराबर 0। ठीक है, डैश का मतलब क्या होता है, डैश का मतलब होता है अवकलन। क्या होता है, अवकलन। तो एफ डैश जेड को लिख सकते हैं डी अपॉन डी जेड।
क्योंकि देखिए यहाँ पर वेरिएबल कौन है, z, तो z के रेस्पेक्ट में ही होगा अवकलन, तो d/dz और ये हो जाएगा fz माइनस d/dz और ये हो जाएगा 5z और बराबर 0। तो d/dz कॉमन लिया हमने तो ये हो गया fz माइनस 5z बराबर 0। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी डिजिट का, क्या किसी फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन 0 हो तो उसका मतलब क्या है, वो कांस्टेंट है, वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं fz माइनस 5z क्या होगा, कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हमने क्या मान लिया, c मान लिया। और क्या हमें यही प्रूफ करना था, बिल्कुल हमें यही प्रूफ करना कि किन्हीं दो अनिश्चित समाकल के मध्य जो अंतर है वो कितने का होता है, अचर का अंतर होता है, और यही चीज हमें प्रूफ करना है। तो ये आपके जो थ्योरम है उसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है कि दो अनिश्चित समाकलनों में एक अचर का अंतर होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि fz के दो अनिश्चित समाकलन माने fz और 5z, ये मान लिया, ये चीज दी हुई है कि जो चीज दी हुई होती है वो हमें मान लेते हैं। तो हमें सत्य क्या करना है कि इनके मध्य जो अंतर है, डिफरेंशिएशन है, वो क्या है, कांस्टेंट है, अचर है। तो अनिश्चित समाकलन की परिभाषा से ये इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 आ गई। दोनों के RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होंगे, LHS इक्वल होंगे। इसको इधर ले आए, डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, कॉमन कर लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन 0 है, इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट, और यही हमें प्रूफ करना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 2-3 बार एग्जाम में आई हुई है। अब देखिएगा आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सम्मिश्र फलन की मूल प्रमेय। सम्मिश्र जो समाकलन है, सम्मिश्र फलन के समाकलन की मूल प्रमेय। टॉपिक है सम्मिश्र फलनों के लिए। किसके लिए, सम्मिश्र फलनों के लिए। सम्मिश्र फलनों के लिए समाकलन की मूल प्रमेय। ठीक है, एक देखिए मूल प्रमेय आपने पढ़ी थी कॉसी की मूल प्रमेय इसी चैप्टर में, वो क्या थी, इंटीग्रेशन सी fz dz बराबर 0, और इसी कॉसी के मूल प्रमेय को अपन कॉसी-गूड्सा प्रमेय भी बोलते थे। और वो क्या थी कि माना एक से संबद्ध प्रदेश G में C कोई समृद्ध कंटूर है, ठीक है, और fz क्या है, विश्लेषक है, तो इंटीग्रेशन सी fz dz बराबर 0 होता था। ये कहलाती थी कॉसी की मूल प्रमेय या कॉसी-गूड्सा प्रमेय। अब अपना टॉपिक है किसकी मूल प्रमेय, सम्मिश्र फलनों के लिए समाकलन की मूल प्रमेय। किसके लिए, सम्मिश्र फलनों के लिए समाकलन की मूल प्रमेय। क्या है प्रमेय का स्टेटमेंट, प्रमेय का स्टेटमेंट ये है, प्रमेय का स्टेटमेंट ये है कि माना एक से संबद्ध प्रांत D में फलन fz विश्लेषक फलन है। माना एक से संबद्ध प्रांत D में, माना एक से संबद्ध प्रांत D में फलन fz विश्लेषक फलन है। क्या है, विश्लेषक फलन है, विश्लेषक फलन। यदि a, b बिलोंग्स टू कैपिटल D हो तो क्या होता है, देखिए ये एक से संबद्ध प्रदेश है D, इसमें fz विश्लेषक है, और कोई भी दो पॉइंट है a और b, किसमें, D में। तो a से b तक यदि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करें, a से b तक जो वक्र बनेगा a to b,
इसमें इसके अनुदिश यदि इस फंक्शन एफ जेड का इंटीग्रेशन करें तो इस एफ जेड का जो इंटीग्रेशन होता है वो ये होता है एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए, जहां पर एफ जेड क्या है, जहां एफ जेड फलन स्मॉल एफ जेड का, फलन स्मॉल एफ जेड का क्या है, अनिश्चित समाकल है, अनिश्चित समाकल है। और इस बी पॉइंट पर ये अनिश्चित समाकलन की वैल्यू है और ये ए पॉइंट पर अनिश्चित समाकलन की वैल्यू है। तो सम्मिश्र फलनों के लिए समाकलन की मूल प्रमेय ये है कि माना एक से संबद्ध प्रदेश है डी, इसमें फलन एफ जेड विश्लेषक हो गया तथा a, b बिलोंग्स टू डी है, तो a से b तक के पॉइंट को मिलाने वाले जो वक्र है, इस वक्र के अनुदिश जो फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है वो ये होता है एफ बी माइनस एफ ए, जहां एफ जेड क्या है, एफ जेड फलन स्मॉल एफ जेड का एक अनिश्चित समाकलन है, ये इसका पॉइंट बी पर मान हो गया और ये इसका पॉइंट ए पर मान हो गया। इन दोनों का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो इस वक्र के अनुदिश फंक्शन की वैल्यू प्राप्त, इस वक्र के अनुदिश फंक्शन का इंटीग्रेशन प्राप्त हो जाता है। चलिएगा अब इसका प्रूफ करते हैं। देखिए कंसेप्ट को समझने वाली बात है कि सबसे पहले प्रूफ में क्या होता है कि प्रूफ में जो चीज हमें दी हुई होती है वो हम मान लेते हैं। क्या दी हुई है कि माना एक से संबद्ध प्रदेश डी में, माना एक से संबद्ध प्रदेश डी में, एक से संबद्ध प्रदेश डी में फलन एफ जेड क्या है, विश्लेषक, ये चीज दी हुई है तो ये मान ली हमने सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, विश्लेषक तथा दो पॉइंट दिए हुए हैं इसमें, तो दो पॉइंट मान लिए कि माना a, b बिलोंग्स टू कैपिटल डी, ये चीज दी। तो हमें सिद्ध करना है कि तो हमें देखिए लैंग्वेज लिखना जरूरी होती है थ्योरम में, आपके हर स्टेप के नंबर होते हैं क्योंकि ये थ्योरेटिकल मैथ है, पूरी थ्योरी के भी नंबर होते हैं इसमें। तो हमें सिद्ध करना है कि इंटीग्रेशन a टू b एफ जेड डी जेड बराबर एफ बी माइनस एफ ए, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिएगा चलिएगा सब प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं। अब देखिए हमें कुल मिला के एक तो अनिश्चित समाकलन एफ जेड है स्मॉल एफ जेड का, एक और अनिश्चित समाकलन मानना पड़ेगा फाई जेड इसको प्रूव करने के लिए। तो हमने क्या किया कि एक अनिश्चित समाकलन माना फाई जेड, और फाई जेड किस प्रकार माना कि इंटीग्रेशन ए टू जेड एफ टी डी, और इसको दिया हमने समीकरण नंबर 3, अर्थात a से z तक, अब z कोई वेरिएबल पॉइंट है, कुछ भी हो सकता है, a से और z तक इस वक्र के अनुदिश यदि ये फंक्शन है ft, इसका इंटीग्रेशन करें तो हमको फाई z मिल रहा है, ये हमने मान लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि हम जानते हैं कि अब हमारे पास कितने हो गए, दो अनिश्चित समाकलन हो गए, एक तो हमारे पास एफ जेड था, ठीक है, ओके, और एक हमने फाई जेड मान लिया। चूंकि हम जानते हैं कि दो अनिश्चित समाकलनों के मध्य अचर का अंतर होता है, चूंकि हम जानते हैं कि अभी हम पढ़ के आए हैं पिछली थ्योरम में कि दो अनिश्चित समाकलनों के मध्य अचर का अंतर होता है, ये बात हम जानते हैं, अचर का अंतर होता है। तो अचर का अंतर होता है तो अतः दो अनिश्चित समाकल कौन कौन से हैं, एक तो एफ जेड और एक फाई जेड, तो इसमें जो डिफरेंस होगा
वो कितने का होगा, अचर का, और ये मान लिया हमने c। ठीक है, तो इससे देखिएगा fz बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5z प्लस c। अब अपन को एफ बी और एफ ए की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें प्रूव करके लानी है, तो एफ बी निकाल लिया, एफ बी क्या हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा जेड की जगह बी रख देंगे तो 5b प्लस सी, और इसको दिया समीकरण नंबर 2। और एफ ए चाहिए तो जेड की जगह ए रखा तो 5a प्लस सी, और इसको दिया समीकरण नंबर 3। अब हमें क्या चाहिए, दोनों का अंतर चाहिए ना, एफ बी माइनस एफ ए, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 3, समीकरण 2 माइनस समीकरण 3। इसको मैं नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि हमें प्रूव करके लाना है। तो ये हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए बराबर 5b माइनस 5a, 5b माइनस 5। तो एफ बी माइनस एफ ए बराबर, देखिए 5b की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड की, क्योंकि 5z ये डिफाइन कर रखा है तो जेड की जगह क्या रख दिया, b, तो ये हो जाएगा a टू b और ft dt, और इसमें z की जगह a पुट कर दिया तो a टू a और ये ft और ये d। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिएगा ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो ये तो हमने हटा दिया। ठीक है, और बचा क्या, एफ बी माइनस एफ ए बराबर इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी डी टी, ये बची। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अब एफ बी माइनस एफ ए बराबर इंटीग्रेशन ए टू बी, इंटीग्रेशन ए टू बी। यहां पर देखिए जो वेरिएबल है वो t है, तो t dt हो रहा है। यदि वेरिएबल z होगा तो z dz हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ जेड डी। और हमें क्या यही प्रूफ करके लाना था क्या, बिल्कुल सर यही प्रूफ करके लाना था, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ जेड डी जेड बराबर एफ बी माइनस एफ, यही हमें प्रूफ करके लाना था। हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी, और एक बार आप देखिए वीडियो को रिवर्स करके भी देख लिया करें, यदि कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो दोबारा से देख लिया करें उसको। तो थ्योरम क्या थी कि सम्मिश्र फलनों के लिए समाकलन की मूल प्रमेय ये है कि माना एक से संबद्ध प्रदेश है डी, उसमें क्या है, फलन एफ जेड विश्लेषिक है और ए और बी इसमें कोई दो पॉइंट है, तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ जेड डी जेड बराबर एफ बी माइनस एफ ए होता है, जहां एफ जेड क्या है, फलन स्मॉल एफ जेड का एक अनिश्चित समाकलन है, और इसको हमने क्या कर दिया सर, प्रूफ कर दिया। क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो चैप्टर नंबर 7 है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अभी देखिए यूनिट कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि यूनिट में, इस सेकंड यूनिट में चैप्टर नंबर 8 भी है, उसको भी करवाया जाएगा आपको, लेकिन चैप्टर नंबर 7 से जो जो करवाना था वो पूरा चैप्टर आपको मैंने आपको करवा दिया है। अब इसमें जो क्वेश्चंस वगैरह है वो तो प्रैक्टिस के लिए आपको ही करने होंगे, यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं, एक बार मैं आपको कंप्लीट इसको 5 मिनट में रिवाइज कर देता हूं, जिससे कि अपना ये चैप्टर बिल्कुल सेट हो जाएगा। हाँ जी, तो देखिएगा इस चैप्टर नंबर 7 का एक बार रैपिड रिवीजन कर रहा हूं मैं, क्या क्या इस चैप्टर में हम पढ़ चुके थे। अब जो कंटिन्यू मेरी क्लास ले रहा है जो स्टूडेंट और सारी चीजें अपनी प्रिपेयर तैयार कर रहा है, नोट्स वगैरह, उसके लिए तो रैपिड रिवीजन में बिल्कुल ऐसे एक एक बात समझ में आती चलेगी, हाँ हाँ ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा है। तो देखिए सबसे पहले अपन ने सम्मिश्र रेखा समाकलन पढ़ा, सम्मिश्र रेखा समाकल, सम्मिश्र रेखा समाकल, सम्मिश्र रेखा समाकल,
या समाकलन की रीमान परिभाषा, या समाकलन की रीमान परिभाषा। और ये क्या थी? ये थी इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड बराबर लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी समेशन के बराबर 1 to n एफ ऑफ एप्सिलॉन के जेड के माइनस जेड के माइनस, फर्स्ट टॉपिक ये था। फिर इससे रिलेटेड हमने कुछ एक क्वेश्चंस भी किए थे। फिर इसके बाद हमने सम्मिश्र फलन का मापांक पढ़ा, सम्मिश्र फलन का मापांक कि मान लीजिए कोई एक प्रांत है, एक सी समृद्ध कंटूर है और सी समृद्ध वक्र है, और उसमें यदि मॉड एफ जेड की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एम है तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड की का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू एम एल होता है। ये हमने थ्योरम प्रूफ की थी। फिर इसके बाद देखिएगा हमने पढ़ा कॉसी सम्मिश्र फलन, कॉशी प्रमेय, सम्मिश्र फलन जो है इसके लिए कॉशी प्रमेय पढ़ी, कॉशी प्रमेय, और इसको बहुत अच्छे से प्रूव किया था। और कॉशी प्रमेय को प्रूव करने के लिए जो ग्रीन प्रमेय वगैरह हैं इनका भी यूज किया। और कॉशी प्रमेय ये थी इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड बराबर 0, ये हमने प्रूव किया था। और इससे रिलेटेड एक से संबद्ध प्रदेश, बहुसंबंधित प्रदेश वगैरह हमने पढ़े। फिर कॉशी की मूल प्रमेय, इसके बाद पढ़ी थी कॉशी की मूल प्रमेय या कॉशी-बूर्सा प्रमेय, कि कॉशी की जो मूल प्रमेय का कथन तो ये था, कॉशी प्रमेय का कथन तो ये था कि माना एक से संबद्ध प्रदेश जी में सी कोई समृद्ध कंटूर है और एफ जेड विश्लेषक है और संतत है, तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड बराबर 0 होता है। कॉशी की मूल प्रमेय या कॉशी-बूर्सा प्रमेय में क्या था कि जो एफ डैश जेड बराबर 0 है, इस वाली बात को इसके स्टेटमेंट में से हटा दो तो क्या बन जाती है? कॉशी-बूर्सा प्रमेय बन जाती है। फिर इससे रिलेटेड, इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। क्या किए सर? क्वेश्चंस किए, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, आपको प्रैक्टिस के लिए दिए, आपने घर पे प्रैक्टिस की होगी। फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक देखा अनिश्चित समाकल, क्वेश्चंस के बाद हमने एक दो थ्योरम और देखी थी। दो थ्योरम ये देखी थी कि माना एक सी कोई समृद्ध कंटूर है और इस सी समृद्ध कंटूर में एक अन्य समृद्ध कंटूर C1 है, तो C और C1 के बीच जो ये वलयाकार प्रदेश है इसमें फलन एफ जेड विश्लेषक है, तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड बराबर इंटीग्रेशन C1 एफ जेड डी जेड होता है। एक थ्योरम हमने ये देखी थी। और फिर इसके बाद एक थ्योरम हमने ये देखी थी कि माना एक से संबद्ध प्रदेश डी में फलन एफ जेड विश्लेषक है और तथा तब इस जी के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाले किसी भी चापलनीय वक्र के अनुदिश समाकलन का मान क्या रहता है? समान रहता है। ये वाली प्रमेय थी। फिर इसके बाद हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। फिर हमने देखा अनिश्चित समाकल या प्रति अवकलज या पूर्वक, और इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हमने थ्योरम प्रूफ की। और फिर आज का हमने जो लास्ट टॉपिक किया वो किया सम्मिश्र फलन के लिए, सम्मिश्र फलन के लिए समाकलन की मूल प्रमेय, सम्मिश्र फलन के लिए समाकलन की मूल प्रमेय। और इस प्रकार हमने चैप्टर नंबर 7 अपना क्या किया? कंप्लीट किया। आशा करता हूं कि आप साथ साथ में ही मेरे साथ साथ बिल्कुल अपने क्लियर करते जा रहे होंगे, क्योंकि अब आपका जो एग्जाम है वो उसका जो टाइम है बहुत पास आ गया है। और इस चैप्टर नंबर 8 को मैं कंप्लीट करवा के अपनी जो 2 यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएंगी, और फिर 3rd यूनिट भी और करवा लेंगे आपको आदि, जिससे मैं नहीं चाहता कि किसी भी स्टूडेंट के 40/40 का जो टारगेट है, मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में आपको बोला था, जो स्टूडेंट मेरी फर्स्ट क्लास करीबन 30 क्लास हो चुकी है अब तक इसकी कॉम्प्लेक्स की, फर्स्ट क्लास से ले रहा है, उसके एक कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। और मैंने फर्स्ट क्लास के दिन बोली थी एक बात कि टारगेट है 40/40 का, चाहे भले मैं आपको एक ही पेपर कंप्लीट करवाऊं, लेकिन ऐसा तैयार करवाऊंगा कि उसमें से एक भी नंबर कट नहीं होंगे।
ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँ। बहुत सिंपल वे से आपके लिए कंटेंट तैयार किया जा रहा है, बुक की बिल्कुल हेल्प नहीं ली जा रही है। जो ओल्ड बुक हैं उनसे कंटेंट तैयार किया जा रहा है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज ईजी है, अपनी बुक की लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है इसलिए। तो इसलिए आप मेहनत करते रहें और हमारी ये जो वीडियोज़ हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।